everyone, welcome back to MB class at Labor Law and HRM. Today we will discuss about the occupational disease and along with 15 PYQ also. And it's come under the UGC NET Code 55 Unit 9 syllabus. Then come to the table of content. We will cover each and everything from definition to classification to who is obligate, who is reporting rule, then कौन कौन हम compensation कहाँ claim कर सकते हैं, और उसके बाद हम ILO convention पढ़ेंगे, then high yield PYQ practices करेंगे. अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एनटीए नेट का और 22 जन से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं. तो अप्रोक्स आपके पास 50 डेज टारगेट है. तो आप एक शेड्यूल बनाइए और कहाँ आपका खत्म हो रहा है. जैसे आप पूरा एक बार स्टार्टिंग से पढ़िए, फिर एक दिन आप पेपर 2 करिए, फिर एक दिन पेपर 1 पढ़िए. लेकिन पेपर 2 का पहले कंप्लीट सिलेबस करने के बाद आप पेपर 1 को भी टाइम दीजिए, ठीक है. देन कम टू द ऑक्यूपेशनल डिसीज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है, डिसीज क्या होती है. देखो, एक्सीडेंट होता है कि आपने सपोज करा कि सडन हो गया, आपने इंजरी, आपको पता ही नहीं चला, कोई मशीन आपके ऊपर आके टूट गई, तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा. लेकिन ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या होती है, वो होती है पॉइजन, स्लो पॉइजन. यू कैन से व्हेन यू वर्क इन हजार्डियस कंडीशन, व्हेन यू वर्क इन रिस्क फैक्टर, एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी, देन इट कम स्लोली स्लोली. ये इंसान को क्या करती है, अंदर से बीमार कर देती है. इसे बोलते हैं ऑक्यूपेशन डिसीज. मतलब जब आपको काम करते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कहलाएगी. तो ये क्या है, ग्रेजुअल ऑनसेट है. इंडस्ट्री एक्सीडेंट की तरह नहीं है कि एक अचानक से हुआ. ये क्या, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है. मतलब लॉन्ग टाइम से अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करते आ रहे हैं, तब ये ऑक्यूपेशन डिसीज होती है. तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एक्सीडेंट क्या होगा हमारा, एक्यूट, सडन, मतलब अचानक. डिसीज क्या होगी, क्रोनोलॉजिकल और ग्रेजुअल, ठीक है. तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. देन कम टू द, देखो लुक एट दिस इमेज. मैंने आता है ना, सडन कुछ हुआ और ग्रेजुअली कोई ऐसी फैक्ट्री में काम करो जो आप इनहेल ले रहे हो, उसके बेसिस पर आपको डिसीज हो जा रही है. देन कम टू द न्यूमोनोकोसिस डस्ट डिसीज. मतलब कौन कौन सी ऐसी है जो डस्ट के थ्रू हो रही है, मतलब जो हमें इनहेल करने में जा रही है. तो देखो, ये तो आपको याद करना पड़ेगा. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर भी ट्रिक देती हूँ. जैसे बाइसोनोसिस है, बाइसोनोसिस मतलब बाइसनिसिस में, मतलब जब आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हो, जो आप कोई कॉटन फैक्ट्री में काम करते हो, तो उसके थ्रू जो आप इनहेल कर रहे हो, उससे आपको कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन सी डिसीज जानती है, बाइसोनिसिस. एंड बेगोसिस क्या होती है, बेगोसिस होगी हमारे बैग. याद रखिएगा, देखो बाइसोसिस में तो कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन बेगोसिस से याद रखिएगा पेपर, मतलब जहां पेपर इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री है, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, वहां से कौन सी डिसीज होती है, बेगोसिस. तो मतलब बैग ऐसे रखिएगा कि पेपर, मतलब जो बैग बनते हैं उनसे हमें कौन सी हो जाती है, बेगोसिस. देन कम टू द सिलिकोसिस. सिलिकोसिस होती है जब आप माइनिंग में कहीं काम करते हो, ठीक है, कहीं पत्थर तोड़ने का काम है, कहीं ग्लास फैक्ट्री का काम है, तो वहां पे कौन सी होगी, सिलिकोसिस. सिलिकोसिस हो गया आपका जो आपकी माइनिंग से होती है. देन एंथ्रोकोसिस. एंथ्रोकोसिस मतलब ऑयल डस्ट, ठीक है. अब एक बात बताइए, अगर आपको कहीं पूछा जाए कि ब्लैक लंग क्या है, तो आपको पता है कॉयल कैसा होता है, ब्लैक होता है. जब आप उस कॉयल को, ब्लैक को इनहेल करोगे तो कौन सा हो जाएगा, आपको एंथ्रोकोसिस हो जाएगा. मतलब एंथ्रोकोसिस मतलब कॉयल से जो हमारी डिसीज होती है उससे बोलते हैं. देन कम टू द साइड्रोसिस. अब आपको पता है रस्ट होती है, ठीक है, आयरन डस्ट, तो उससे कौन सी हमारी डिसीज हुई, साइड्रोसिस. देन अबेस्टोसिस. अबेस्टोसिस क्या होती है, जब आप कोई शिप ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, अबेस्टोसिस फाइबर्स होती है. तो अब देखो, ये आप अगर इनमें से एक दो नंबर क्वेश्चन तो 100% है, मतलब 2 नंबर तो आपके 100% है. तो आप इजी, जैसे आप ब्लैक लंग्स हो गया, इनको इस तरीके से, कॉटन डस्ट से कौन सी होती है, कॉयल से कौन सी होती है, और शुगर केन से कौन होती है, और एक एनिमल से कौन सी होती है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी. तो ये कौन सी है जो हमें डस्ट से डिसीज हो रही है. कम टू द, देखो लुक एट दिस इमेज. एंथ्रोकोसिस मतलब आपको पता है उससे हो रही है, तो इस कॉल्ड डस्ट हो रही है. और बाइसोलिसिस टेक्सटाइल डस्ट होती है, मतलब व्हाइट व्हाइट आ रहा है लंग्स में, इसी दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द ब्लैक लंग्स, ठीक है. देन कम टू द केमिकल पॉइजनिंग. अच्छा, केमिकल पॉइजनिंग, अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे लीड का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या कोई हीट मेकिंग हो रहे हैं, या ये जो होती है, तो वहां से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है. सबसे पहले प्लम बेस में, आपको पता है प्लम बेस किस होती है, लीड पॉइजनिंग से, जहां बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां होती है. देन हाइड्रेग्रिसिम. हाइड्रेग्रिसिम होता है हाइड्रोजन से, याद रखिएगा, मरकरी पॉइजनिंग, ठीक है, थर्मामीटर जहां वर्क होते हैं. देन बेंजीन टॉक्सिटी.
आपको पता है पेट्रोलियम हो गया, केमिकल हो गया, इससे लुकेमिया भी होता है, ठीक है, तो ये बेंजीन से होती है। फास्फोरस पॉइजनिंग, अब देखो फास्फोरस पॉइजनिंग से आप ऐसे कीवर्ड याद कर सकते हो, फॉसी जॉ, है ना, तो फास्फोरस मींस फॉसी जॉ, कुछ कुछ लिंक कर सकते हैं, कुछ कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। जूनोटिक, यू कैन से एंथ्रेक्स, बहुत बार पूछा गया है, तो जो जो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स से याद रखिएगा एनिमल, एंथ्रेक्स देन एनिमल, तो एंथ्रेक्स हो गया हैंडलिंग इन्फेक्टेड एनिमल वूल हाइट्स, जहाँ वूल का काम होता है, या एनिमल से कोई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहां से एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स से एनिमल, ये तो ज्यादातर आता ही है। एंथ्रेक्स कहाँ से है, सिलिकोसिस कहाँ से है, बाइगोसिस क्या है, बेगोसिस से याद रखिएगा, पेपर, शुगर कैन, ठीक है, देखो लीड से इस तरीके से। देन अब कम टू, चलो ये डिसीज हुई, ठीक है, अब इनके लिए क्या फ्रेमवर्क है, मतलब हमारे इंडिया ने क्या क्या लॉ बना रखे हैं। तो आपको पता है जो फैक्ट्री एक्ट, मैंने आपसे कहा अगर आप फैक्ट्री एक्ट पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका सिलेबस तो ऑटोमेटिकली यूनिट 9 का कवर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से फैक्ट्री एक्ट पढ़ो। तो अब फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो हमारी ऑक्यूपेशन डिसीज है वो किसके अंदर गई है, 3rd शेड्यूल के अंदर, तो वो पूछ सकता है आपसे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो करंट लॉ है वहां भी हमारी जो डिसीज है ऑक्यूपेशनल डिसीज वो भी 3rd शेड्यूल के अंदर है, तो अगर आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्यूपेशन सेफ हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है, वहां भी जो भी हमारा नवंबर 2025 से इंप्लीमेंट हुआ है वो है, ठीक है। और सेक्शन 12 ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय रिगार्डिंग द हेल्थ, अब ओएसएच में बोला है कि यस एम्प्लॉयर की ड्यूटी है उनका हेल्थ चेकअप करवाए, उनको प्रॉपर कर पाए, ठीक है, तो ये हमारा स्टेचुरी, मतलब ये लीगली ये हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। देन कम टू द लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कौन रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा, क्या पेनल्टी होगी, ये है। तो सबसे पहले कौन रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करनी है, ठीक है, कौन रिपोर्ट करेगा, एम्प्लॉयर, मैनेजर और मेडिकल प्रैक्टिशनर। और सपोज करो आपकी लिस्ट में कोई वर्कर है जो इस डिसीज से बहुत टाइम से लग रहा है कि इस डिसीज से क्रोनिक होते जा रहे हैं, तो कौन रिपोर्ट करेगा, एम्प्लॉयर या मैनेजर या मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसको करेगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, जो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी असाइन करी गई है उसको रूप में, जैसे कंपनी में मैनेजर होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो बताएगा, और करना है किसको, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। देन पेनल्टी क्या है, अगर फेलियर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के लिए फाइनेंशियल, अगर आप सपोज करो आपने नहीं वो रिपोर्ट किया तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। देन सर्टिफाइड सर्जन, और कंडक्ट पीरियडिकल मेडिकल एग्जाम फॉर वर्कर इन हजारियस प्रोसेस, एक सर्टिफाइड सर्जन स्टेट अपॉइंट करती है, जो कि आप हजारियस प्रोसेस में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो आपको क्या करना है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब यूके से आपको उनका चेकअप करना है, ठीक है। देन कम टू द क्लेमिंग, अच्छा अगर सपोज करो कंपनसेशन क्लेम करना है, अब देखो हमारे सिलेबस में ना एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 नहीं है, ना एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है, पर हम इसमें से थोड़ा सा डिसीज आया है तो थोड़ा सा इसमें इस जगह पढ़ेंगे। तो क्लेमिंग किसको करनी है, सपोज करो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑक्यूपेशन डिसीज लीगली ड्यू टू द इंजरी बाय एक्सीडेंट, अगर सपोज करो किसी को ऑक्यूपेशन डिसीज हुई है तो वो क्या मानी जाएगी, इंजरी बाय एक्सीडेंट मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। उसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब दे रखा है ना कहाँ कहाँ कौन कौन से। सपोज करो अगर पार्ट ए की कोई डिसीज हुई है तो नो स्पेसिफिक मिनिमम कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, अगर आपको आज भी हुई है तो आपको आज क्लेम कर सकते हो कंपनसेशन के लिए। देन पार्ट बी में रिक्वायर एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब पार्ट बी में ऐसी मतलब डिसीज है जिसमें आपको 6 मंथ अगर कंटिन्यूअस सर्विस करते हो सेम एम्प्लॉयर के यहाँ, तभी आप क्लेम कर सकते हो। पार्ट सी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उसके बेसिस पर कर सकते हैं। तो ये जो कंपनसेशन है वो ए बी सी ऑक्यूपेशनल डिसीज हमारी क्या हुई है, डिवाइड। अब नोटिफाइबल व कंपनसेशन, कौन कौन सी चीजें जो आपको मतलब नोटिफाइड करनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीजों को आपको इजीली फाइनेंशियल कंपनसेशन मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ऑक्यूपेशन सेफ हेल्थी कोड जो शेड्यूल 3rd में आपको जो भी नोटिफाइबल डिसीज है, ठीक है, वो क्या करना है, रिपोर्ट टू अथॉरिटी, आप लोगों को डायरेक्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, मतलब नोटिस देना है, उनको बताना है, इन्फॉर्म करना है कि जिससे आप बच सकें, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं, जब तक आप ऐसा नहीं कि आपको तुरंत कंपनसेशन मिल जाएगा, आपने किसी को बताया ही नहीं, ऐसा नहीं, डजंट ऑटो ट्रिगर कंपनसेशन, ये क्या है, नोटिफाइबल डिसीज है शेड्यूल 3rd के अंदर। अब कंपनसेबल कौन सी है, जो इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट है 1923 शेड्यूल 3rd, इसमें लीगली बाउंड टू पे फाइनेंशियल कंपनसेशन, मतलब इसमें इंप्लॉयर को पैसा देना पड़ेगा जो डिसीज इंप्लॉयर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर शेड्यूल 3 के अंदर है। लेकिन जो ओएसएस कोड शेड्यूल 3 के अंदर है वो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो कोई शेड्यूल 3 के अंदर नहीं है, 3rd शेड्यूल के अंदर नहीं है, तो अब ये क्या करना पड़ेगा, इंप्लॉय को शिफ्ट करना पड़ेगा कि इसी कारण मुझे ये बीमारी
हुई है। ठीक है, तो ये है नोटिफाइबल। कंपनसेशन का मतलब आपने डायरेक्टली बिना किसी करके आपको पैसा मिलेगा। नोटिफाइबल में आप नोटिस दोगे, बताओगे, देन आप उसके बारे में फिर डिटेल में बताओगे प्रूफ के साथ। अब जो हमने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट पढ़ा था शेड्यूल 3, जैसे मैंने बताया था, जो ऑक्यूपेशन डिसीज है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जैसे मैंने आपको पार्ट ए का बताया, कोई नो मिनिमम टाइम में कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, जैसे एंथ्रेक्स है। आपको पता है एंथ्रेक्स किससे होता है? एनिमल से, एनिमल के प्रोडक्ट से कॉन्टेक्ट आने में। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय लायबल होगा फ्रॉम डे 1 से कंपनसेशन देने के लिए। पार्ट बी में मैंने आपको बताया कि 6 मंथ सर्विस करनी चाहिए। जैसे ग्रेजुअल एक्सपोजर है, सपोज मैंने प्लम सिम बताया कि लीड पॉइजनिंग है, ठीक है, बाइसोनिसिस हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 मंथ का सर्विस करना पड़ेगा, देन आपको कंपनसेशन मिलेगा। देन पार्ट सी, गवर्नमेंट नोटिफाइड पीरियड, लॉन्ग जेस्टेशन डिसीज। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एग्जांपल सिलिकोसिस है, मैंने कहा सिल्का माइन, जो माइन में काम करते हैं उनको ये हो जाती है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम फ्रेम डिसाइड। देखो पार्ट बी डिसीज रिपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ, 6 मंथ सर्विस पीरियड का, तभी आपका माना जाएगा। देन कम टू द मल्टीपल एम्प्लॉय लाइबिलिटी। अच्छा, कौन सी चीज है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय की लाइबिलिटी है? सपोज करो कोई पार्ट सी डिसीज है, जैसे सिलिकोसिस हो गया, मतलब वो माइन फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो 3 कंपनियों में काम किया उसने, तो सारी तीनों कंपनी लायबल है उसको कंपनसेशन देने के लिए। कैलकुलेशन क्या होगा, प्रोपोर्शनेट डिवाइड कर दिया जाएगी ड्यूरेशन के बेसिस पे कि कितना उसने कहाँ काम किया, उसके बेसिस पे तीनों। तो ये क्या है, मल्टीपल एम्प्लॉय लायबिलिटी, मतलब जहां जहां आपने काम किया है वहां वहां आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, देन पोस्ट भोपाल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, मैंने आपको बताया जो फैक्ट्री एक्ट था, जो हमारे 41 सेक्शन 41 में जो हजारीज फॉसिल किसके पास ऐड हुआ था, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो वहां पे ना हेल्थ लॉ को थोड़ा सा इम्फेसाइज किया गया। तो इसके कारण मैंने आपको बताया चैप्टर 4 ही एडिट हुआ था फैक्ट्री एक्ट में, जो कि चैप्टर 4 अब 6 ओएसएच कोड में। तो अगर अब देखो, मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको एक पीपीटी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल ट्रेड यूनियन इन लेबर लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पे आप ये सब पढ़िएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने क्या किया, एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में एक वो बनाया था, इन्होंने कमेटी बनाई थी, DGFASLI, यू कैन से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। ये किससे डील करती है? ये जो डील करती है वो करती है सेफ्टी एंड हेल्थ इन फैक्ट्री एंड डॉग्स, मतलब सेफ्टी और हेल्थ के रिगार्डिंग यही जो कमिटी है, यही जो ये पोजीशन है, ये डील करती है। ठीक है, और ये किससे अटैच्ड है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, देन कम आई सेकेंड, NIOH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ। यहाँ पे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ऑक्यूपेशन हेल्थ ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? अहमदाबाद में, याद रखिएगा, ये रिसर्च से रिलेटेड डील करता है। तो ये दो हमारा बनाया था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद। देन वर्कर राइट टू नो, क्या क्या वर्कर को पता होना चाहिए। पहले लोग क्या थे, कंपलसरी डिस्क्लोज था सिर्फ हेल्थ हजार्ड। ठीक है, फैक्ट्री अगर सेक्शन 41B की बात करें, मैंने आपको फिर भी कह रही हूँ आप फैक्ट्री एक्ट अच्छे से पढ़िए, आपका ऑटोमेटिकली यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा हार्डली 2-3 क्वेश्चंस का, अदरवाइज आप इसमें से कवर कर सकते हैं। तो देखो पूरा फैक्ट्री एक्ट हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो हमने 41B के अंदर पढ़ा था कि कंपलसरी डिस्क्लोजर, मतलब वर्कर को बताना है कि आप जहां काम कर रहे हो वहां पर थोड़ी सी डेंजर जोन है। ठीक है, वहां पे आपकी हेल्थ को हार्म हो सकता है। जो न्यू लॉ आया, उन्होंने बोला यस रिफॉर्म राइट टू ऑब्टेन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने बोला कि यस उनके पास राइट है कि वो अपनी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मतलब सेफ्टी इन्फॉर्मेशन दें। तो अगर कोई एग्जाम में ट्रैप आ गया, सेशन आ गया, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन इज मैनेजमेंट प्रोग्रेटिव इज फाल्स, फुल डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी स्टैच्यूटरी ड्यूटी। तो मतलब अगर आप बोलो कि अगर मैनेजमेंट अपनी तरीका से किसी चीजों को हिडन कर दे रहा है, ठीक है, कुछ चीजों को डिटेल में नहीं बता रहा है, तो ये फॉल्स है। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वर्कर को सब कुछ बताना पड़ेगा, जब वो जाके माना जाएगा। ठीक है, ESI एक्ट वर्सेस ESA डबल रिकवरी। अगर सपोज करो अगर कोई इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में भी है, इंश्योर कर रखा है, कोई इम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में भी, तो उसको डबल रिकवरी बार मिलेगा? ऐसा नहीं है। सपोज करो कोई इंश्योर है, कोई पर्सन है, वो ESI एक्ट के अंदर, इम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट के अंदर है, और उसे कोई डिसीज हो गई, ठीक है, तो अब वो क्लेम कहाँ नहीं कर सकता? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो अगर मतलब वो कहाँ करेगा, डायरेक्ट
ईएसआई एक्ट, मतलब ईएसआई एक्ट हमारा ओवरराइड करता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में। मतलब अगर कोई भी वर्कर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत भी उसमें है और एम्प्लॉय इंश्योरेंस उसका ऑलरेडी इंश्योर है, तो आप क्या करेगा, वो इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू ही उसको क्लेम मिलेगा और ईएसआई एक्ट को ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है, तो एक ही है हमारा रिकवरी बार ईएसआई एक्ट। देखो, अगर देखो ईसीए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, तो सिंगल बेनिफिट मिलेगा जो कि ईएसआई का है। ठीक है, तो ये याद रखिए। देन कम टू द ईएसआई बेनिफिट फॉर ऑक्यूपेशनल डिसीज। कौन कौन से ईएसआई बेनिफिट है ऑक्यूपेशन डिसीज? सबसे पहले एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। अगर सपोज करो इसमें क्या हुआ, 34 स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म डिसीज ऐड करी गई हैं और 2 साल तक एक्सटेंड किया गया है, मतलब 730 डे तक एट 80% वेजेस। मतलब अगर आपको कोई इनमें से जो डिसीज है तो आपको 730 दिन तक 80% वेजेस मिलेगा पहली बार। ठीक है, 80%। देन डिसेबलिसमेंट बेनिफिट फॉर परमानेंट या टेम्पररी डिसेबलिसमेंट हो गई है, तो अगर कोई सिकनेस है आपको तो 2 दिन का वेटिंग पीरियड है। अगर डिसेबलिसमेंट है तो आपका कोई भी नो वेटिंग पीरियड नहीं। वनडेबल ग्रुप एंड हजारीज पर स्ट्रिक्ट प्रोविजन। देखो वनडेबल ग्रुप क्या है कि पहले क्या था कि प्रोबिएटेड नहीं थी वुमेन चिल्ड्रन कॉटन प्रेसिंग एरिया में, मतलब जहां पे 2219 हो रही है, ठीक है, वहां पे नहीं था। ठीक है, जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो इनहेल कर रहे हैं वहां पे स्ट्रिक्ट प्रोविजन है वुमेन चिल्ड्रन के। लेकिन नया ओएसएच कोड आया, उन्होंने, मैंने आपको जैसे कि बता रखा है, वुमेन आर एंटाइटल टू वर्क ऑफ ऑल एस्टेब्लिशमेंट, और ये सारी में इस्टेब्लिशमेंट पे वो काम कर सकती है। कि वे क्या है, मतलब यस थोड़ी सी वार्निंग है कि फॉर हजारियस ऑपरेशन वुमेन जब भी काम कर सकती है जब उनका कंसेंट हो, सेफ गार्ड हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो। देन कम टू द मेडिकल बोर्ड प्रोसेस। सब अगर कोई प्रूविंग कर रहा है डिसीज वर्क रिलेटेड, सपोज करो कोई वर्कर है काम कर रहा है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे क्या करना है, डिसीज जो भी हुआ है, जैसे बाइसोनेसिस हो गया, ठीक है, बाइसोनेसिस हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए एयर वर्सेज रेगुलर इस्तेमाल, तो ये स्टेचुरी मैग्नेसिस है, तो यह क्या करेगी, मेडिकल बोर्ड प्रोसेस है, वो डायग्नोसिस करेगी, असेसमेंट करेगी, अर्निंग लॉस मस्ट बी डन बाई ड्यूली कंस्टिट्यूशन मेडिकल बोर्ड। ठीक है, तो अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल जा सकता है, फिर अगर उसमें भी वो डिससेटिस्फाइड है तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये मेडिकल बोर्ड का प्रोसेस है कि इस तरीके से आप जा सकते। देन कम टू द आईएलओ कन्वेंशन, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे हमारा इंडिया नहीं सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, कुछ कुछ हमें इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है कि हमको ये फॉलो करने पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं C018 की बात करूं 1925 में हुआ था, तो वर्कर कंपनसेशन मतलब ऑक्यूपेशन डिसीज इंडिया में रेटिफाइड हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर पार्ट A B C में डिवाइड हुआ था। ठीक है, देन C042 1934 में वर्कर कंपनसेशन फिर से रिवाइज हुआ था, मतलब 25 में आया और फिर से रिवाइज हो गया। C155, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सेट मॉडर्न ग्लोबल, तो आप कैसे याद कर सकते हो, C018 और 42 किससे रिलेटेड है, कंपनसेशन से। ठीक है, और C115 मतलब 155 किससे, बोर्ड सेफ्टी एंड फ्रेमवर्क। देन कम टू द फर्स्ट शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल। आपको पता है कि जो हमारा फैक्ट्री एक्ट था उसमें लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री कौन कौन सी हजारियस प्रोसेस में इंडस्ट्री हैं, जैसे सीमेंट हो गया, वो कौन से शेड्यूल में दे रखी थी, फैक्ट्री एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल में, याद रखिएगा। थर्ड शेड्यूल में नोटिफाइबल ऑक्यूपेशन डिसीज है, जैसे कि एग्जाम्पल सिलिकोसिस, और ये हमारे कौन से शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। 29 डिसीज है हमारी। फर्स्ट शेड्यूल इंडस्ट्री रिक्वायर स्ट्रिक्ट मेडिकल सर्वेलेंस, प्री एम्प्लॉयमेंट चेक। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस। अब आते हैं सेफ्टी कमेटी। ये अच्छा कि अगर हम ओएसएच कोड की बात करें तो कम से कम 250 वर्कर होने चाहिए, और या फिर उससे लेस है अगर कोई हजारियस यूनिट है तो वहां पे सेफ्टी कमेटी होगी। इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर होंगे, इक्वल नंबर ऑफ वर्कर होंगे। ये क्या काम करता है, ये हेल्थ डेटा को रिव्यू करता है, इन्वेस्टिगेट रूट कॉजेज ऑफ डिसीज, देन डिमांड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, मतलब सब चीजों को अच्छे से देखता है। देन कम टू द साइट अप्रेजल कमिटी। साइट अप्रेजल क्या करती है, इवेल्युएट करती है लोकेशन को, कोई हजारियस फैक्ट्री, यहाँ पे कोई डेंजर जोन तो नहीं है, यहाँ वर्कर को प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजों को देखती है। तो पर्पज क्या है इसका, असेस वेदर पॉपुलेशन डाटा इज प्रिवेंट मास क्राइसिस, मतलब अब ये क्या करेगी, वेदर को देखेगी, मतलब डेटा को देखेगी जो मास क्राइसिस को बचा सकता है, जैसे भोपाल का वो हुआ था, रिएक्शन हुआ था उसके बाद। तो कमिटी रिकमेंडेशन मस्ट बी सबमिटेड स्टेट गवर्नमेंट विद इन 90 डेज। कोई भी कमेटी अगर रिकमेंडेशन दे रही तो 90 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। ठीक है, देन सेफ्टी फर्स्ट, इंटरनल सेफ्टी।
देन कम टू द पीवाईक्यू। देखो हमारा एक पैटर्न चला आ रहा है, अब हम पीवाईक्यू ऑक्यूपेशन डिसीज के, उसके बाद सिर्फ हमारा सोशल सिक्योरिटी बचा। देन कम टू द बाइसोनिसिस इज अ ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज कॉज्ड बाय इनहेलेंस विच ऑफ द, देखो मैंने आपको बताया था बाइसोनिसिस। जैसे हम अगर बात करें प्रॉपर, तो देखो शुगर केन इंडस्ट्री कौन सी थी, शुगर केन थी, मैंने आपको बताया था बैगोसिस, मतलब बैग पेपर इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन डस्ट एंड सिल्का डस्ट, तो हमारी होगी ये बाइसोनिसिस। बाइसोनिसिस किसके लिए, मैंने आपको बताया था कॉटन से होती है, तो कॉटन डस्ट जो होगी या टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो हमारी बाइसोनिसिस से होती है। मतलब इसमें जैसे मैंने एक इमेज भी बताई थी, जैसे व्हाइट लंग्स हो रहे हैं तो वो बाइसोनिसिस है, और आपके जो कॉइल डस्ट से क्या होते हैं, ब्लैक लंग्स होते हैं, जैसे ब्लैक लंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, बाइसोनिसिस ब्राउन लंग कॉज्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल मिल, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। Then come to the question number 2. Under the Factory Act, OSH code, list of notified occupation disease in provide. मैंने बताया occupation disease किसके अंदर है, थर्ड शेड्यूल के अंदर है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है आपका, मतलब फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या है, हजारियस फैक्ट्री कौन कौन सी है। ठीक है, देन इस तरीके से हमने स्टडी कर रखा, तो आंसर नंबर सी, थर्ड शेड्यूल नोटिफाइबल ऑफ ऑक्यूपेशन डिसीज। देन to claim compensation for a part B disease under the Employee Compensation Act, what is the minimum continuous employment? मैंने आपको बताया जो पार्ट ए है उसमें तो कोई भी सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है, फर्स्ट डे वन से कंपेसेबल है। पार्ट सी है उसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, लेकिन पार्ट बी की डिसीज है वो हमारी कौन सी है, 6 मंथ एटलीस्ट आपको काम करा होना चाहिए, देन आपको मिलेगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, which of the following occupation disease commonly refers एज ए ब्लैक लंग्स। अब आप मुझे बताइए ब्लैक लंग्स, ठीक है, तो अब ब्लैक लंग्स कौन से होती है, तो मैंने आपको बताया था ना एंथ्रोकेसिस होती है, जो कि एंथ्रोकेसिस कहाँ होती है, जब आप कॉइल फैक्ट्री में काम करते हैं, कॉइल फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको ब्लैक लंग्स होती है। ठीक है, तो एंथ्रोसिस है कॉज्ड बाय इनहेरेंस कॉइल डस्ट अमंग द कॉइल माइनर, जो आप कॉइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो मैंने बताया। अच्छा, सिलिकोसिस हमारी सिल्का कंपनी, मतलब सिल्का इंडस्ट्री में होती है। साइडोसिस आपको पता है हमारी आयरन इंडस्ट्री होती है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, मतलब कुछ एक दो आपको पता होना। देन इफ एन इंश्योर्ड वर्कर कॉन्ट्रैक्ट एन ऑक्यूपेशनल डिसीज अंडर विच लॉ कैन दे क्लेम कंपनसेशन। अगर सपोज करो इंश्योर वर्कर है, ठीक है, उसे कोई ऑक्यूपेशन डिसीज है, इसके अंदर वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो ओनली एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इंश्योर है ना, बोथ ईएसआई एम्प्लॉय ओनली ईएसआई, मैंने आपको बताया अगर वो इंश्योर है तो जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के ऊपर ईएसआई एक्ट ओवरराइड कर जाएगा, तो वो कहाँ पे कर सकता है, ओनली ईएसआई एक्ट के अंदर कर सकता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली बार डेवल रिकवरी बार क्लेम वो, मतलब वो फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्लम सिम रेफर टू पॉइजनिंग। मैंने बोला प्लम सिम किससे होती है, लीड से। ठीक है, तो आपको पता होना ये लीड से होती है। मरकरी वाली किससे होती है, अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ लेना दोबारा से। ठीक है, बेंजीन फॉस्फोरस से फॉसी जो होता है, मरकरी से हाइड्रोज होती है। ठीक है, और इससे टॉक्सिक होती है। बेंजीन से जो आप पेट्रोलियम वगैरह का काम करते हैं वहां होती है। तो आपका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, प्रमसम क्रोनिक लीड पॉइंट बैटरी मैन्युफैक्चर पेंटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 7, बेगोसिस इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज फाउंड इन वर्कर। मैंने आपको बताया बेगोसिस, बेगोसिस से याद रखना बैग से क्या हो गया हमारा, पेपर एंड कार्डबोर्ड, सुगर कैन रेजिड्यू। ठीक है, तो योर आंसर इज ए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इफ अ वर्कर कॉन्ट्रैक्ट अ पार्ट सी डिसीज आफ्टर सर्विंग मल्टीपल एम्प्लॉय वो इज लायबल। उन्होंने बोला कि कोई एम्प्लॉय कंपनसेशन में जो शेड्यूल 3 में पार्ट सी के अंदर कोई ऑक्यूपेशन डिसीज है तो वो कौन लायबल होगा, ओनली द लास्ट एम्प्लॉयर, नहीं। ठीक है, द एम्प्लॉयर विद द वर्क द लॉन्गेस्ट, नो। द स्टेट गवर्नमेंट, नो। ऑल सच एम्प्लॉय प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब सारे एम्प्लॉय, अगर उसने 3 कंपनी में काम किया है, कितनी ड्यूरेशन में किया, उसके बेसिस पर प्रपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो योर आंसर इज डी। ठीक है, विच ILO कन्वेंशन फॉर्म बेसिस ऑफ कंपनसेशन ऑक्यूपेशनल डिसीज इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि एक C18 और C42 है। तो जो हमारा C18 है वो हमारा ऑक्यूपेशन डिसीज इन इंडिया है, और C42 उसे रिवाइज हुआ है। तो योर आंसर इज C18। ठीक है, जो कि हमारे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट शेड्यूल 3 में हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 10, द साइट अप्रेजल कमिटी इवेल्युएटिंग हजारियस प्रोसेस
लोकेटिंग मस्ट सबमिट रिकमेंडेशन। मैंने आपको बताया था कि साइट अप्रेजल कमिटी है जो उसको कितने दिन के अंदर 90 डेज के अंदर उसको रिपोर्ट देना कंपलसरी है। तो योर आंसर इज टाइमलाइन साइट अप्रेजल कमिटी सबमिटिंग फाइंडिंग इन 90 days. Then come to the question number 11. The authoritative diagnosis and assessment of earning capacity loss due to the disease must be done by. तो मैंने बोला कि अगर कोई अर्निंग कैपेसिटी लॉस हो रहा है किसी के द्वारा तो कौन देखेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन है, मेडिकल बोर्ड, ठीक है। कौन सी अथॉरिटी है जो डायग्नोसिस करेगी, असेस करेगी कि उसको कितना लॉस हुआ है उस डिसीज के कारण। तो आपको पता है मेडिकल बोर्ड है जो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है जो कंफर्म करेगी यस ये डिसीज इस इंडस्ट्री में काम किया इसलिए हुई। देन क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द ईएसआई एक्ट व्हाट इज द वेटिंग पीरियड ऑफ क्लेम डिसेबल बेनिफिट ड्यू टू द ऑक्यूपेशनल डिसीजेज। मैंने आपको बताया अगर कोई सिकनेस होता है तो उसे 2 दिन का वेट करना पड़ता है, ठीक है। 3 डे 7 डे कुछ नहीं है। अगर किसी को ऑक्यूपेशनल डिसीज है तो उसको नो वेटिंग पीरियड है, उसका कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। तो योर आंसर इज टू, मतलब आंसर इज 0 वेटिंग पीरियड, मतलब योर आंसर इज डी। और मैंने बताया सिकनेस का कितना है 2 डे वेट है, जो कि मैं आई ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, दिस लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस इन फाउंड विच शेड्यूल ऑफ फैक्ट्री एक्ट। मैंने बताया कौन कौन सी शेड्यूल में हजार्डस प्रोसेस की इंडस्ट्री की लिस्ट है, तो आपको पता है फर्स्ट शेड्यूल में है, ठीक है। हजार्डस है, थर्ड शेड्यूल में उसकी डिसीज है। Then question number 14. Under OSH code, setting of a safety committee is mandatory for establishment employee at least. तो मैंने बताया सेफ्टी कमिटी मैंडेटरी कब है, जब कम से कम 250 वर्कर आपके होने चाहिए, ठीक है। Then come to the question number 15. Silicosis is an irreversible lung disease मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्रैक्टेड बाय वर्कर विच सेक्टर, किस सेक्टर में होती है सबसे ज्यादा। तो आपको पता है सिलिकोसिस किस में होती है, स्टोन क्रशिंग एंड माइनिंग में। कॉटन टेक्सटाइल से कौन सी होती है, अब मुझे आप बताएंगे बाइसोनिसिस होती है, ठीक है। तो योर एग्जांपल सिलिकोसिस, इनहेलिंग क्रिस्टलाइन और सिलिका डस्ट फ्रॉम सैंड, क्वार्ट्ज एंड स्टोन। देन थैंक यू सो मच। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है सोशल सिक्योरिटी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। उसके बाद हमारे सिर्फ एक 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है सिर्फ आपके पास 50 डेज टारगेट है, तो आप पहले जितना सिलेबस कराया उन सबको कंप्लीट करो, फिर हम 1 डे PYQ मैराथन करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे आपसे पूछना है, अगर आप चाहते हो कि मैं PYQ लाइव सेशन में कराऊं तो प्लीज मुझे मेंशन करो कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं लाइव सेशन PYQ मैराथन। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, ठीक है। अब बस यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने बच्चे, एटलीस्ट 20+ बच्चे हों तो मैं कराऊं, ठीक है। अदरवाइज हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयर, और बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे कमेंट करिए अच्छे अच्छे।